हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। उसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तनाव यानी स्ट्रेस, उसके बाद संघर्ष जिसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं उसको कवर करेंगे, उसके बाद अपराध जिसे क्राइम कहते हैं, उसके बाद जो हर साल पूछता है आतंकवाद यानी टेररिज्म को हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट। आप मेरे भाई पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट सुनते और समझते चलो, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग तनाव को कंप्लीट करते हैं कि आखिर तनाव होता क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसे पढ़ो। देखो, व्यक्ति जब वातावरण की समस्याओं के प्रति संघर्ष करने में असफलता का अनुभव करता है, वातावरण की समस्याओं के प्रति असफलता का अनुभव करता है संघर्ष करने में, या फिर जब व्यक्ति को मेरे भाई कोई चीज़ डराए, भयावह की स्थिति हो, हानिकारक परिस्थिति का सामना करने में वह असफल होता है, तो यही भयावह स्थिति यानी डर की स्थिति और हानिकारक परिस्थिति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कोई भी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो अशांति और मेरे भाई तनाव अनुभव करता है उसे हम कहते हैं मेरे भाई कि प्रतिबल यानी तनाव, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस। यानी देखो, साफ साफ कहने का मतलब है तनाव और अशांति का मिला जुला रूप ही प्रतिबल कहलाता है। ठीक, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसे पढ़ो। देखो, अभी जो हाईलाइट किया हूं मैं इसे समझाऊंगा, पहले इसे समझ लो। देखो, इस अशांति और तनाव की अवस्था में व्यक्ति दबाव, तनाव, चिंता, अंतर्द्वंद यानी कॉन्फ्लिक्ट और कुंठा किसी भी मानसिक अवस्था में हो सकता है। यानी तनाव के मेरे भाई ये प्रकार भी एक तरह से हैं। दबाव हो गया, चिंता हो गया, अंतर्द्वंद हो गया, कुंठा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये तनाव के जो है कि प्रकार हो गए। ठीक है, अभी देखो इसे पढ़ो, जो हाईलाइट किया हूं का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग इसे लिख भी देना। ठीक है, देखो, प्रतिबल संबंधी अनुक्रियाएं व्यक्ति में उस समय अधिक पाई जाती हैं जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के पूर्व अनुमान की अवस्था में होता है। यानी मेरे भाई कह रहा है कि प्रतिबल संबंधी अनुक्रियाएं यानी प्रतिबल संबंधी अनुक्रियाएं व्यक्ति में तब अधिक होती हैं जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के पूर्व अनुमान की अवस्था में होता। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक कुआं है, ध्यान से सुनना कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे एक कुआं है और यहाँ पे आप हो। ठीक है, अब एज ए टीचर मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी शाम का समय है और मैं ये कह रहा हूँ सुबह होते ही आपको इस कुएं में जाना है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, पूर्व अनुमान लगा रहे हो कि भैया कुएं में पानी भी हो सकता है, कुएं में सांप, कुएं में बिच्छू भी हो सकता है, और यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, मैं बोला कि बॉल लेके आना है। तो आप पूर्व अनुमान लगा रहे हो ना कि मेरे भाई कुएं में बहुत प्रकार की चीजें हो सकती जो हमें हानि पहुंचाएंगी। तो आप पूर्व अनुमान लगा के तनाव ग्रसित हो चुके हो कि दिमाग में तनाव बना हुआ है, लेकिन रियल में वहाँ कुछ नहीं है। और जैसे मॉर्निंग हुई, आप मेरे भाई कुएं के पास गए, मैं आपको लेके गया और आपको एक सीढ़ी प्रोवाइड किया, और मेरे भाई आप सीढ़ी में जा उतर के आप कुएं में जाके बॉल लेके चले आए। कुएं में पानी वानी कुछ नहीं था। तो तनाव क्या है, पूर्व अनुमान है, परिस्थितियों का पूर्व अनुमान ही तनाव है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, प्रतिबल जिसे स्ट्रेस भी कहते हैं, इसकी कुछ डिफिनेशन है, इसे समझो। देखो, कॉलमैन के अनुसार, जो कि मेरे भाई स्ट्रेस की कुछ परिभाषा है, क्या है, कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति पर दबाव डालती है, जिसके कारण व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है, यही होता है प्रतिबल। ये कहते हैं आपके कोलमैन साहब। ठीक है, उसके बाद देखो शैले क्या कहते हैं इसके बारे में, किसी परिस्थिति के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया को ही प्रतिबल कहा जाता है। यानी मेरे भाई स्ट्रेस कहा जाता है, कोई आपके सामने परिस्थिति आती है, आप जो रिएक्शन करते हो वही आपका स्ट्रेस, वही आपका प्रतिबल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, लॉनियर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रतिबल पर्यावरण में घटित होने वाली एक ऐसी मेरे भाई घटना है, या फिर बाह्य आंतरिक दोनों भी, कोई भी हो सकती है, जो व्यक्ति की अनुकूलित संसाधनों पर दबाव डालती। अब अनुकूलित संसाधन क्या है, अब सुबह रोज आप सो के उठ रहे हो मेरे भाई 9 बजे। ठीक है, 9 AM पे आप लोग सो के उठ रहे हो, और एक दिन आप मेरे भाई आपका एग्जाम है और सुबह 7 बजे सो के उठना पड़ रहा है। तो क्या ये आपका स्ट्रेस ही तो है मेरे भाई। अनुकूलित संसाधन, अनुकूलित संसाधन क्या है, सुबह 9 बजे उठना, उस पर जो दबाव डाल रहा है वही है मेरे भाई दबाव, वही है आपका प्रतिबल, वही है आपका स्ट्रेस। ठीक है, चलो, अच्छा, जो आपका देखो प्रतिबल है ना, ध्यान से सुन लेना, जो आपका प्रतिबल है उसी को स्ट्रेस और उसी को जो है तनाव भी कहते हैं। जिसमें कंफ्यूज मत होना, सर प्रतिबल तनाव अलग है क्या, दोनों एक ही हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप में आप समझो तो। अब देखो, अब इसे समझो, प्रतिबल की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसे आप पॉइंट वाइज बस ऐसे जान लो। देखो क्या होती है ना,
कि सबसे फर्स्ट है कालावधि यानी ड्यूरेशन। आपका जो मेरे भाई तनाव है ना, वो कभी क्षणिक होता है, कभी ज़्यादा होता है, इस प्रकार से कालावधि में इसको समझ लो। उसके बाद गंभीरता, देखो कुछ प्रतिबल, कुछ तनाव होते हैं जो मेरे भाई आपको कम गंभीर बनाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देते हैं, तो इस प्रकार से गंभीरता भी इसकी एक विशेषता है। उसके बाद भविष्यवक्ति, जो हम पूर्व अनुमान कह रहे थे ना, वो इसमें सटीक बैठेगा। हम मेरे भाई घटना होने से पहले ही कुछ जो अनुमान लगाते हैं, उसी से तो हमारा तनाव उत्पन्न होता है, तो वो है भविष्यवक्ति। ठीक है, चलो उसके बाद आत्मविश्वास का स्तर। देखो आपका एग्जाम मान लो है मेरे भाई, उसके पहले यदि आप अच्छी तैयारी नहीं किए हो, आप बिल्कुल तनाव तनाव से मेरे भाई ग्रसित रहोगे। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, द परफेक्ट स्टडी से आप रेगुलर पढ़े हो, तो क्या होगा, आप तनाव मुक्त रहोगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी समझो। अब घटना की आकस्मिकता, यानी मेरे भाई जो है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है घटना की, आप तुरंत, आपके सामने अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे भाई वो खत्म हो गया, तो आप घर पे आओगे, उसके बारे में सोचते रहोगे सोचते रहोगे। तो मेरे भाई घटना की आकस्मिकता भी इस तरीके से आप इसे समझते रहना, ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, चलो कभी कभी इसमें 2 नंबर के एग्जाम में पूछता रहता है। अब देखो प्रतिबल के प्रकार, तो मेरे भाई प्रतिबल के मुख्यतः हम लोग 4 प्रकार बताते हैं। ठीक है, और ये प्रकार नहीं है, ये समझो इसी से निकले हुए ना, ये इनके रूप ही हैं। ठीक है, इसका बस नाम थोड़ा सा बदला हुआ है। एक तो है मेरे भाई दबाव, जिसे प्रेशर कहते हैं। उसके बाद देखो अगला है चिंता, एंजाइटी। उसके बाद अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देखो अंतर्द्वंद को ही हम कुंठा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद कुंठा, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, अभी मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझसे बात मत करो, बाद में करना। तो इस प्रकार से इसके प्रकार भी हैं। अब चलो दबाव को समझ लो। ठीक है, डिफिनेशन के अनुसार देखो दबाव क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसको मेरे भाई परिभाषित करते हुए मोरी साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। दबाव एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिबल अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट भावना के अनुसार रहना है, पहुंचना या व्यवहार करना है। ठीक है, अथवा उसे तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना है, ये दबाव होता है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझो, दबाव आखिर क्या होता है। देखो यहाँ पे ना तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना है। अब ये बताओ, अगर एक टीचर स्कूल में कह दिया कि सबको 2 का टेबल याद करके आना ही आना है, तो क्या हुआ मेरे भाई, ये एक उस पर दबाव ही तो डाला जा रहा है ताकि वो याद कर ले। यानी तीव्र गति से जो सभी बच्चे याद करें, जो परिवर्तन हो रहा है उनके साथ आपको भी अनुकूलित होना है। ठीक है, चलो इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। उसके बाद चिंता क्या होती है, देखो आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं मेरे भाई जिसको चिंता ने घेरा ना हो। ठीक है, अब चाहे वो मेरे भाई अच्छी चिंता हो चाहे बुरी चिंता हो, लेकिन सभी व्यक्ति चिंता से ग्रसित हैं ही हैं। ठीक है, देखो चिंता एक सामान्य लक्षण है जो आधुनिक युग में सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चिंता को परिभाषित करते हुए कॉलमैन साहब क्या लिखते हैं, भय और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही चिंता है। भय और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही चिंता है, यह प्रतिबल का एक परेशान करने वाला रूप है। यानी स्ट्रेस का एक कि परेशान करने वाला रूप है, कहते हैं कॉलमैन साहब। इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हो, और चिंता को मुझे लगता है आप अच्छे से मेरे भाई इसको डिफाइन कर सकते हो, चिंता आखिर होती क्या है। ठीक है, अब मैं कह रहा था ना चिंता पॉजिटिव भी होती है, चिंता निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव चिंता क्या होती है मेरे भाई, देखो आप किसी कार्य को अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो क्या है वो पॉजिटिव चिंता है। अब ये बताओ, आप सुबह उठे और आपको जाना है कोचिंग, और आप मेरे भाई छुट्टी करके भाग रहे हो कहीं, और फिर आके कह रहे हो मुझे, जब आपका एग्जाम आ गया आप सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, आप चिंता कर रहे हो, तो वो निगेटिव थिंकिंग हो गई। ठीक है, वो निगेटिव मेरे भाई जो कि चिंता हो गई। इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। ठीक है, चलो थोड़ा सा खुद से भी प्रयास करना इसको समझने का। ये जो टॉपिक है ना, ये जो शब्द हैं, बस शब्द का खेल है, बाकी लिख तो आप दोगे ही, मुझे उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अंतर्द्वंद क्या होता है। ठीक है, देखो अंतर्द्वंद को हम एक शब्दों में कहें ना, जो विरोध करे, जो विरोध की भावना जिसमें आ जाए ना, वही है मेरे भाई अंतर्द्वंद। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं अंतर्द्वंद के कारण ही कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी कुंठा को समझाऊंगा। ठीक है, देखो उसके बाद अंतर्द्वंद और कुंठा में अभी अधिक स्पष्ट जो इनका जो मेरे भाई अंतर्द्वंद क्या है, उसके बाद की कुंठा, इसमें जो संबंध है वो अभी तक इसको मेरे भाई सही से स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका कुंठा है ना, वो अंतर्द्वंद से ही निकला है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट से ही निकला है। ठीक है, अब देखो कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे बोरिंग, लैंगफिल्ड साहब, ये क्या कहते हैं, अंतर्द्वंद वह अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं जिनकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं होती है। ठीक है, अब देखो अंतर्द्वंद क्या होता है ना, अब यहाँ पे एक गिलास दूध है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई मम्मी है, और यहाँ पे एक दो लड़के हैं। ठीक है, अब दोनों को मेरे भाई दूध चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगी। ठीक है, कह रहे हैं ना मेरे भाई, जो विरोधी उत्पन्न हो या एक साथ जिनको तृप्त ना हो सके, वही तो है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, चलो अब लेविन के अनुसार देखो डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्द्वंद
व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी समान शक्ति वाली प्रेरणाएं एक ही समय कार्यरत होती हैं। तो मेरे भाई समान समझ रहे हो, देखो अभी अपने लैंग्वेज में इसे बता रहा हूँ। देखो ये है ना, यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे भी एक, दोनों भैया हष्ट पुष्ट हैं, और यहाँ पे कोई एक लड़की है, यहाँ पे भी कोई लड़की। ये दोनों आपस में बाज गए एक ही समय मेरे भाई, समान शक्तियां एक ही समय मेरे भाई। अब कह रहा है ना, यहाँ पे देखो दो देवी लोग आपस में लड़ रही हैं तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट तो है। यहाँ पे दो देवता लोग आपस में लड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये मेरे भाई ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट है। ये भी तो मेरे भाई क्या है ये, तो इसी प्रकार से अंतर्द्वंद यही है, जो समान शक्ति वाली प्रेरणाएं एक ही समय कार्यरत हो रही हैं। ठीक है, चलो अब फ्रस्ट्रेशन को समझो। ठीक है, इसको डिफिनेशन के मन के अनुसार समझ लो। देखो क्या होता है, कुंठा जीव की वह अवस्था होती है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि से कठिन और असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होता है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, कहते हैं ना अभी मैं फ्रस्ट्रेस हूँ, मुझे बात मत करो। अभी चार समाज में किसी को मेरे भाई निंदित कर दो तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, वो कुंठित हो जाएगा। कहते हैं ना ये बहुत कुंठित विचार का आदमी है, यानी यह बहुत फ्रस्ट्रेट रहने वाला इंसान है। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। ठीक है, चलो अब देखो तनाव को मेरे भाई की कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो, मैं इसको बना के टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। देखो तनाव को मुख्यतः हम दो चीज़ों से मेरे भाई दो प्रकार से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो है मेरे भाई प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष कहने का मतलब है, आप सभी समझ रहे होंगे, जो हमारे मेरे भाई हम कोई क्रिया करके उसको मेरे भाई तनाव को कम करें। और एक होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जो हमारे दिमाग में हमारी मानसिक क्रिया द्वारा जो मेरे भाई की क्रिया की जाए, तो वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब देखो आक्रामक व्यवहार ये करके तनाव, अब आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया, अब आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि दोबारा जब वो मुझे दिखे तो मैं उसको दो थप्पड़ मारूं। ठीक है, अब भैया गांधी जी क्या थे ना, उनको एक थप्पड़ मारा और दूसरा गाल भी ला दिए। पर आज के ज़माने में जो लड़का सब हैं या फिर लड़की सब हैं, वो क्या कहती हैं, आप एक थप्पड़ मारोगे, वो भैया दो तीन थप्पड़ भी मारेंगी और भैया संडील जूता निकाल के भी मारेंगे बिना गलती के। लेकिन तो आक्रामक व्यवहार करके वो अपना तनाव को कम कर लेंगे। पलायनवादी व्यवहार करके, उसके बाद समझौतावादी व्यवहार। मेरे भाई इस प्रकार से देखो, समझौतावादी क्या है, आप आपकी कहीं गलती है, आपको कोई डांट दिया, आप जाकर उनसे सॉरी बोल दिए तो क्या होगा, आपका तनाव भी कम हो जाएगा, तो समझौता कर लिए। इस प्रकार से अब पलायनवादी क्या है, आप देखो खुद से वहां से हट जाओ। जैसे आपको किसी मेरे भाई मान लो मैच हो रहा है और आपको कोई उकसा दिया कि जाओ और मेरे भाई सिक्स मार के आओ, सिक्स मार के आओ, आप गए और वहां पे जाके जो भैया आपके टीम का कप्तान है, आप बोल दिए साफ साफ कि मेरे भाई मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा, मैं सिक्स नहीं मार पाऊंगा, तो ये पलायनवादी व्यवहार हो गया। ठीक है, चलो कहते हैं ना जब कहते हैं ना कि जब मेरे भाई शुरू शुरू में लोग बहुत फौंकते हैं कि मैं छक्का मारूंगा, मैं चौका मारूंगा, जब बैटिंग करने की बारी आती है तो उनकी बीपी धड़कन सब बढ़ जाती है, और जैसे भैया वहां पे जो कि बॉलर दौड़ना प्रारंभ कर देता है, बैट उठ छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या हुआ, ये पलायनवादी व्यवहार हो गया तनाव को कम करने के लिए। उसके बाद देखो क्या है, अप्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं शिथिलीकरण यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, आप मेरे भाई कहीं चुपचाप आप बैठे हो, तनाव के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में आप जो मेरे भाई चिंतन कर रहे हो कि हम इसको कैसे ये दूर कर सकते हैं, कि आपको कोई गाली गलौज किया है तो आप उससे कैसे व्यवहार कर सकते हो, ये रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेल्फ टॉक, खुद से बात करके। ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं, खुद से बात करके भी आप जो कि तनाव को कम कर सकते हो, और ये मेरे भाई मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या था ना, आपका एग्जाम है तो आप 1 घंटे या 2 घंटे पहले मेरी बात मानो तो आप खुद से बात करना। ठीक है, खुद से बात करने का मतलब है आप कितना कि क्या किए हो, और उसके बाद आपके कितना तैयार है। इन सब चीज़ों को खुद से बात करने से ना, कहते हैं ना जो अंदर से मोटिवेट होता है ना, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे भाई खुद से बात करना सीखो भी, और ये जो कि तनाव को कम करने के लिए मेरे भाई उपाय भी है। ठीक है, उसके बाद रक्षात्मक युक्तियाँ। ठीक है, जिससे आप डिफेंस कर सको। ठीक है, डिफेंस करने का मतलब समझ रहे हो, आपको कोई मान लो अगर गाली गलौज दे दिया तो आप उसके बारे में सोचो कि आपको वो गाली गलौज क्यों दिया, फिर दोबारा उससे आप मिलो ही ना। ठीक है, या फिर उससे आप बातचीत करो ही ना। तो क्या हुआ, ये रक्षात्मक युक्तियां हो गई, ये आपके दिमाग में चलती रहती है, दिमाग की उपज है ये सब। ठीक है, इसीलिए ये इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई तनाव को करने नियंत्रण करने को अगर उपाय पूछा जाए तो आप ऐसे डायग्राम बना के लिख भी देना। ठीक है, चलो अभी देखो तनाव से बचने के उपाय, अगर वो डायग्राम नहीं समझ में आया तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, उपस्थित समस्याओं पर विचार करें, नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। इस प्रकार से आप पॉजिटिव पॉइंट इसमें लिख सकते हो, कैसे हम तनाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, स्वाभाविक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आत्मनियंत्रण पर ध्यान दें। ठीक है, जो सेल्फ टॉक था ना, तनाव के कारणों को संभावित प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, अपनी क्षमता और कमियों को के प्रति वस्तुनिष्ठ सोच और मेरे भाई विकसित करें। इस प्रकार से तनाव
को कम कर सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसे समझते रहना। उसके बाद देखो, स्वयं को खुश रखें यानी प्रसन्नचित रखें और समस्याओं के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपने मित्रों तथा संबंधियों की सहायता लेना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे समझते रहना। ठीक है, चलो इस प्रकार से आप तनाव को कम भी कर सकते हैं, ये मोटे मोटा तौर पे। अब देखो, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए मेरे भाई शैक्षिक निहितार्थ, इसमें कहने का अर्थ है एक जो मेरे भाई टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे उनको तनाव से दूर करेगा। ये कभी कभी पूछता भी है कि शैक्षिक शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए शैक्षिक निहितार्थ की मेरे भाई विवेचना करो, या फिर एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को कैसे तनाव से मेरे भाई बचा सकता है। ठीक है, अब देखो, प्रतिबल के कारण यानी तनाव के कारणों को नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं जिससे वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, कोई भी स्टूडेंट हो गया। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को छात्रों के साथ सहनशीलता से व्यवहार करना चाहिए तथा अपने लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित रहना चाहिए, करना चाहिए या फिर मोटिवेट करना चाहिए। ये कहने का साफ साफ अर्थ है। ठीक है, तनाव को कम करने के लिए विद्यालय में योग शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जो पीटी वीटी कराते, कहाँ कराते थे हमको शुरू शुरू में, इसीलिए। ठीक है, जिसके कारण शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को शांत किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कभी कभी पूछता है कि एक शिक्षक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने शिक्षक जो कि उनके स्टूडेंट हैं उनके तनाव को। ठीक है, शिक्षक को समय समय पर छात्रों की शिक्षा व अन्य समस्याओं से संबंधित परामर्श देते रहना चाहिए। ठीक है, वो कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उनको सही दिशा देते रहो, तो इस प्रकार से उनका तनाव कम होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसे समझ लेना। देखो, फोर्थ पॉइंट है मेरे भाई, शिक्षक को छात्रों के अभिभावकों से छात्रों की समस्याओं को लेकर वार्तालाप करना चाहिए। ठीक है, देखो, शिक्षक को छात्रों के अभिभावकों से लेकर, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट घर पे कैसे रह रहा है मेरे भाई, वो ज़्यादा कहीं परेशान तो नहीं ना है, वो कौन बताएगा, उनके माता पिता ही तो बताएंगे। तो मेरे भाई शिक्षक को ये चीज़ जाननी चाहिए और उसके बारे में ये निर्धारण करना चाहिए कि एक स्टूडेंट को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा तनाव, यही सबसे बड़ा था मेरे भाई। अब ये खत्म है, अब हम लोग संघर्ष की तरफ चलते हैं यानी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। चलो, अगला पॉइंट है मेरे भाई संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट। देखो, कहते हैं ना कि हमारे जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो हम अपनी लाइफ बेहतर कर ही नहीं सकते। तो संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या है संघर्ष का शाब्दिक अर्थ, इसे समझो पहले। संघर्ष को लक्ष्य प्राप्ति के दौरान अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनेक बाधाएं कैसे हैं मेरे भाई, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पेन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो आप संघर्ष कर रहे हो, यहाँ वहाँ से ले रहे हो, तो क्या है, ये संघर्ष है। अभी बीएड में एडमिशन लेने के, अब आप सोचो टीचर बनना है मुझे, बीएड करना बहुत ज़रूरी है, आपके पास 52,000 30,000 रुपये फीस नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करोगे, संघर्ष ही तो है, अनेक बाधाओं का आप सामना कर रहे हो। तो इस प्रकार का ये मेरे भाई की संघर्ष है। ठीक है, और मेरे भाई संघर्ष क्या है ना, एक मानसिक द्वंद्व है। जो संघर्ष मानसिक द्वंद्व उत्पन्न कब होगा, जब अपने आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। ठीक है, अब आप मेरे भाई कोई काम नहीं कर रहे हो, सुबह मेरे भाई 7 बजे से 9 बजे तक सो रहे हो और उठ रहे हो 10 बजे 11 बजे, तो कोई संघर्ष है आपकी लाइफ में, नहीं। आप अगर कुछ बेहतर करना चाहोगे तभी संघर्ष आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। ठीक है, अब देखो जो हाईलाइट किया उसे समझ लो। संघर्ष का सामान्य अर्थ है विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों का आदि का विरोध करना ही हमारा है संघर्ष। अब देखो, विपरीत विचारों क्या है, आप मेरे भाई कहते ना कि जब ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है किशोरावस्था में संघर्ष। आपके सामने अगर कोई मेरे भाई ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई आपको मेरे भाई अनैतिक बातों को बता रहा है, ठीक, तो आप उससे थोड़ा संघर्ष करोगे। ठीक है, आप मान्यताओं पर ज़्यादा की मेरे भाई कि कहते हैं ना, मान्यताओं को आप कम प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, आप हर चीज़ जो कि तार्किक रूप से सोचने लगोगे। ठीक है, और जैसे प्रौढ़ावस्था में जाते हो आप पूजा पाठ पे भी ध्यान देने लगते हो। इस कहने का साफ साफ मतलब यहाँ पे ज़्यादा संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो, संघर्ष के अनेक रूप भी हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा है, व्यक्तियों का वातावरण उसके साथ संघर्ष कर रहा है, पारिवारिक संघर्ष हो गया, सांस्कृतिक संघर्ष हो गया। ठीक है, इसमें सबसे जो अधिक संघर्ष है ना, वो है आंतरिक संघर्ष। और मेरे भाई कहते हैं जो खुद से मेरे भाई संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, ये सबसे गंभीर और सबसे भयानक है। ठीक है, और जो इस संघर्ष में मेरे भाई सफल हो गया, वो समझो अपनी लाइफ को बेहतर कर लेगा। ठीक है, ये कहने का साफ साफ अर्थ है। ठीक है, देखो, यह संघर्ष व्यक्ति के विचारों, संवेगों, इच्छाओं, भावनाओं, दृष्टिकोण आदि में होता है। संघर्ष का मुख्य आधार उचित और अनुचित विचार होता है। यानी जो मेरे भाई संघर्ष का मुख्य आधार ही क्या होता है, जो आप किसी चीज़ के सही बारे में सोच रहे हो या फिर कोई कोई आपको अनुचित बातें बता रहा है, तो क्या करोगे, आप उसके साथ संघर्ष उत्पन्न कर लोगे। तो यही मेरे भाई इसका मुख्य आधार होता है। अब देखो, संघर्ष के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे डगलस और हॉलैंड साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टदायक संवेग की दशा। यानी मेरे भाई की कष्टदायी संवेग की दशा कब उत्पन्न होगी, जब विपरीत इच्छाओं
के प्रति आप विरोध करोगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझते रहना, इनकी डिफिनेशन को इंपॉर्टेंट है। अब क्रो एंड क्रोस आप क्या कहते हैं, संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को अपने वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके स्वयं के हितों और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती हों। ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है भैया, इसे आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो संघर्ष से बचने के उपाय क्या है, जो मन मन ने इसके बारे में बताया था। निरंतर रहने वाले संघर्ष कष्टदायक होते हैं, उसके साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। बस भैया इसको आप लोग थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देना कि अगर आप डेली संघर्ष में रहते हो तो कष्टदायी तो होंगे, आपकी मानसिक जो कि मेरे भाई स्थिति बिगड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स में रहो, थोड़ा सा खुद के प्रति मेरे भाई सचेत रहो। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना, इसके एक उपाय है मन के अनुसार। ठीक है, अब देखो बात आती अपराध की। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद की बात करेंगे, पहले अपराध समझ लो क्या होता है। तो देखो एक मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई हैकरवाल, बीएस हैकरवाल साहब क्या कहते हैं, संवैधानिक, ठीक है यहाँ पे संवैधानिक रहेगा, संवैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। यानी मेरे भाई जो आपके लिए कानून बनाए गए हैं, जो नीति निर्देश बनाए गए हैं, उनके विरुद्ध आप कार्य करोगे तो आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, कहने का साफ साफ अर्थ है। ठीक है, इस परिभाषा से देखो क्या निकल के आ रहा है कि इस कथन से स्पष्ट होता है कि वैधानिक दृष्टि से व्यक्ति वही कार्य अपराध हो सकता है जो कानून द्वारा मेरे भाई निषिद्ध किया गया हो, तो उसे हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई गिलिन साहब, ये क्या कहते हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्य है। कोई देश अपना भैया कानून बना रहा है, आप उसके खिलाफ मेरे भाई कुछ कर रहे हो तो क्या होगा, वही तो है आपका अपराध। ठीक है, चलो अभी आतंकवाद इससे अलग है, मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो मेरिल के अनुसार कि इसका परिभाषा क्या, एक बार मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ है नहीं। ठीक है, देखो अपराध कानून द्वारा वर्जित कार्य, जो कानून भैया आपको कह रहे हैं कि इस कार्य को नहीं करो और आप वही कार्य कर रहे हो तो वो है आपका अपराध। ठीक है, चलो अब इस परिभाषा से थोड़ा सा स्पष्ट ये हो जाता है कि समाज विरोधी व्यवहार जिसे समूह अस्वीकार करता है उसे अपनाना ही क्या कहलाता है, अपराध। ठीक है, इसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है अपराध के लिए। ठीक है, अब देखो जो नोट करके लिखा हूं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो मानवीय संबंधों की व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है, जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है। ठीक है, व्यक्ति के वे व्यवहार जो निर्धारित संबंधों व कार्यों व व्यवस्थाओं में बाधा डालते हैं अपराध कहे जाते हैं। इस प्रकार से भैया अपराध को भी आप लोग लिख सकते हो, 2 नंबर में ही पूछता रहता है। ठीक है, कभी कभी अगर कभी लॉन्ग आंसर में पूछता है ना तो पूरा अपराध के बारे में इसका डिटेल में पूछता है, लेकिन ये उम्मीद कमी रहती है कि मेरे भाई डिटेल में पूछे। ठीक है, अब देखो अपराध के वर्गीकरण है बालकों के आयु के आधार पर, एक तो होता है बाल अपराधी, उसके बाद अपराधी होता है। तो बाल अपराधी कौन से होते हैं, जो मेरे भाई सामान्यतः 7 वर्ष से लेके 16 या 18 वर्ष के बीच जिनकी की आयु रहती है। ठीक है, वस्तुतः ये किस अपराध में पकड़े जाते हैं, देखिए भगौड़ापन, उसके बाद आवारागर्दी, अनैतिक कार्य, नियंत्रण आदि पर। उसके बाद बाल अपराधी की परिभाषा में ये आते हैं जो बाल अपराधी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपराधी कौन से होते हैं, क्रिमिनल कौन से होते हैं। बाल अपराधी के 2 भाग बताया ना मैंने, एक बाल अपराधी और एक अपराधी। ठीक है, इसमें देखो आयु की दृष्टि से वयस्क अपराधियों को भी अपराधी कहा जाता है। सामान्यतः 18 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति, समाज विरोधी कानूनों का विरोध किया जाना, ठीक है, जैसे मद्यपान, उसके बाद गबन, वेश्यावृत्ति आदि की परिभाषा में आते हैं अपराधी ऐसे। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो मेरे भाई सदरलैंड साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक तो होते हैं निम्न वर्ग के अपराधी, एक होते हैं सफेद पोशी अपराधी। सफेद पोशी मतलब समझ रहे हो ना, जो भैया बड़े लोग हैं जिन जो पकड़ में जल्दी नहीं आते। ठीक है, निम्न वर्ग के क्या है, लोग जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई अपराध कर लेते हैं या फिर कुछ घिनौनी हरकतें करते हैं, तो इस प्रकार से ये निम्न वर्ग में आएंगे। सफेद पोशी में क्या है, ये पता नहीं चलेंगे लेकिन ये निम्न वर्ग से भी और ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद लैम्ब्रोसो साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, देखो इन्होंने 4 भागों में बांटा अपराध को, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और कामुक अपराधी। ठीक है, इस प्रकार से ये जन्मजात मतलब जो जन्म से ही अपराध करता हो मेरे भाई। ठीक है, जिसकी एक प्रवृत्ति ही अपराध करना बन गया हो। पागल अपराधी जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, ठीक है, वो भी अपराध करता रहता है। जिसके आकस्मिक अपराधी, कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको अपराध करना ही करना है। अब सिचुएशन आप समझ सकते हो ना, आपका कोई दोस्त है मेरे भाई, उसको आपका उसको एग्जाम देने के लिए मान लो कहीं जाना, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप घर से चोरी करके उसको पैसे दे रहे हो, तो ये आकस्मिक अपराधी हो गया। ठीक है, ये अपराधी सही भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कामुक अपराधी, ठीक है,
जो भैया गंदे काम भी करते रहते हैं, जो किसी के साथ अनैतिक कार्य करते रहते हैं, तो ये कामुक अपराधी में ये आएंगे। ठीक है, चलो इसमें जो सबसे नीच हरकत वाली अपराधी हैं वो है कामुक अपराधी। ठीक है, चलो अब देखो इसे समझो हेज के अनुसार, जो कि मेरे भाई इन्होंने भी 4 भागों में बांटा इसको। प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, आदती अपराधी, पेशेवर। ठीक है, जो पेशेवर है ना वो भैया अपराध करेंगे ही करेंगे। जो आदती हैं वो क्या करेंगे, अपराध किए और सेकंड फिर प्लान करने लगेंगे अपराध करने के लिए। आकस्मिक अपराधी मैंने ऊपर समझा ही दिया। प्रथम अपराधी वो होते हैं जो पहली बार चोरी करने जाते हैं, ये बताए वो प्रथम अपराधी होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अपराध को रोकने के उपाय, अनुसंधान, शिक्षा का प्रकार, शिक्षा का प्रसार, उसके बाद अपराध विरोधी कार्यक्रमों का आयोजन। कहने का साफ साफ मतलब है सबको जागरूक करो भैया, अपराध गलत चीज है, अपराध नहीं करना है, यही कहने का अर्थ। ठीक है, अनुसंधान, अनुसंधान में क्या होगा, आप समझोगे कि कोई अपराध करता ही क्यों है। ठीक है, उसके बारे में आप कोई लेख लिखोगे, प्रकाशन करोगे। शिक्षा का प्रकार प्रकार जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ शिक्षा द्वारा ना कि अपराध नहीं करना चाहिए, ये हो गया शिक्षा का प्रसार। उसके बाद अपराध विरोधी कार्यक्रमों का आयोजन भी करके अपराध को रोका जा सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद आतंकवाद, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे समझ लो। देखो आतंकवाद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे भाई आज विश्व में सबसे बड़ी जो की कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो दुविधा है वो आतंकवाद की है। कोई ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद से मेरे भाई ग्रसित ना हो। ठीक है, तो इसे समझ लो, कभी कभी पूछता रहता है। आतंकवाद 2 शब्दों के योग से बना है, आतंक और वाद। आतंक का अर्थ होता है मेरे भाई भय, और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या फिर अपनी बात, यानी भय से अपनी बात जो कोई रख रहा है तो वही है भैया आतंकवाद। ठीक है, इस रूप से आतंकवाद ऐसा मत है, वो ऐसा सिद्धांत है जो भय के माध्यम से अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ जैसे मेरे भाई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार आतंकवाद की जो डिफिनेशन है वो क्या है। आतंकवाद शब्द का प्रयोग उस पद्धति अथवा पद्धति के पीछे सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एक संगठित समूह दल अपने प्रकट लक्ष्यों की प्राप्ति मूल रूप से हिंसा के व्यवस्थित माध्यम से प्राप्त करता है। उसका कोई सिद्धांत है तो वो उसे कैसे प्राप्त करेगा, हिंसा के द्वारा। तो ये क्या हो गया, ये आतंकवाद हो गया। ठीक है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आतंकवादी एक मेरे भाई आतंकवाद एक पद्धति है, उसके बाद यह एक निश्चित लक्ष्य होता है इनका, इसके अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिंसा का व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। ये आतंकवाद की कुछ डिफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो ब्रिटानिका में इसको क्या लिखते हैं, आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों, जनता और उसके बाद व्यक्तियों के विरुद्ध भय, अनुमेय, हिंसा, व्यवस्थित का प्रयोग करना ही मेरे भाई क्या है, यह है आतंकवाद। ठीक है, इन डिफिनेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर इन पॉइंटों को भी आतंकवाद में लिख सकते हो। आतंकवाद में भय एवं आतंक उत्पन्न करने के गुण होते हैं, यह राज्य समाज के प्रति विरुद्ध होता है और इसका मेरे भाई राजनीतिक उद्देश्य होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन से ये पता चलता है। ठीक है, देखो अगली डिफिनेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी में क्या कहा गया है कि आतंकवाद विशेषकर राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भैया बनाया जाता है। ठीक है, यानी अपनी राजनीतिक जो कि उनके लक्ष्य होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आतंकवाद को भैया पनपाया जाता है, ये कहा गया इसमें। ठीक है, चलो बाकी जो पीडीएफ शेयर करूंगा ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्रूरता व अमानवीय हिंसा के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई पॉल विलिंगसन साहब, ये क्या कहते हैं कि जो राजनीति होती है उसमें आतंकवाद को ब्लैकमेल, जबरदस्ती के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का साफ साफ मतलब मेरे भाई आतंकवाद को जन्माने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। चलो उम्मीद करता हूँ देखो भारत सरकार द्वारा जो डिफिनेशन दी गई आतंकवाद को, इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे मेरे भाई भारत सरकार किसी को आतंकवादी कब मानती है ये इसमें बताया गया। ठीक है, चलो कि जो भारत सरकार की जो सेवाएं हैं उसमें कोई गड़बड़ी करे, कोई रासायनिक मतलब है कि खतरनाक चीज़ों का उपयोग करे तो वो आतंकवादी में आएगा। ठीक है, बम विस्फोट, उसके बाद जो है कि मेरे भाई अशांति को भंग करे देश में तो वो आतंकवादी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो ये देखो आतंकवादियों की कुछ विशेषताएं होती हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सार्वभौमिक समस्या है। ठीक है, इसमें जो कि राज्य में हिंसा और भय जो पैदा करते हैं वो होते हैं मेरे भाई आतंकवाद या फिर आतंकवादी। ठीक है, गैर कानूनी संगठन बनाना, इस ना चाहता हो कि ऐसे जो कि संगठन बने और आप ऐसे संगठन बना रहे हो तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुछ मेरे भाई की विशेषताएं हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आतंकवाद के जो कारण होते हैं वो आर्थिक कारण हैं, विचलित युवा जो मेरे भाई पढ़ाई लिखाई में उनको भैया योगदान न मिल पाना, तो उस प्रकार से ये विचलित युवा भी आते हैं इसके आतंकवाद के कारण में। पृथकवादी आंदोलन, पारिवारिक व सामाजिक कारक भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो
आतंकवाद को दूर करने के कुछ सुझाव हैं, जैसे मेरे भाई राजनीतिक ढांचे में किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास, यानी राष्ट्र के प्रति सबको समर्पित रहने के लिए सिखाया जाए। युवाओं का सही मार्गदर्शन किया जाए। गुप्तचर एजेंसियों का गठन किया जाए। उसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध मेरे भाई जनमत का निर्माण किया जाए, ठीक है, ताकि कोई भी आतंकवाद के बारे में सोचे तक ना। उसके बाद क्या है, न्यायिक प्रक्रिया की मेरे भाई चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। सबके साथ समान न्याय मेरे भाई प्रणाली अपनाना चाहिए। मानवता का विकास होना चाहिए। इस प्रकार से हम आतंकवाद को दूर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। आतंकवाद को दूर करने के लिए कुछ सुझाव या कुछ पॉइंटें लिखो, तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंटें आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम आपका नज़दीक है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। और हाँ मेरे भाई, जैसे ईमानदारी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद है मेरे भाई कर ही लिए होंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो। आपकी तरह जो भी स्टूडेंट नहीं जिनको पता है द परफेक्ट स्टडी के बारे में मेरे भाई, उनको बताओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट शेयर करोगे। चलो, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। और हाँ, आपके मन में कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लगता है तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।